Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी स्कोरिंग है और इनको पढ़ने में उतना ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना होता है। यानी कुछ आसान और स्कोरिंग टॉपिक जो आसानी से याद किए जा सकें, उनको हम यहाँ रिवाइज करने की एक तरह से कोशिश करते हैं। इस कड़ी में शुरुआत में हमने देखा राजस्थान का कला, संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। इसके बाद अब हमने शुरू किया है भारत का इतिहास और इसमें भी भारत में शुरुआत हमने की है मौर्य वंश से, और मौर्य वंश से भी थोड़ा सा पहले जब महाजनपदकालीन व्यवस्था थी, इस समय कौन-कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ कौन-कौन सी थी, ये हमने पिछली क्लास में देखा। अब हमारा इसमें जो पिछली क्लास में मुद्दा जो कंप्लीट चल रहा था अभी अभी जिसमें बकाया है, इसमें हम देख रहे थे मौर्य प्रशासन, जिसमें अभी तक हमने मौर्य व्यवस्था देखी, नगर का प्रशासन देखा, केंद्रीय व्यवस्था, राज्यों का प्रशासन, ये सब देखा। अब इसमें आगे हम देखने वाले हैं मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य प्रशासन में जो सेना होती थी, सेना एक सैन्य विभाग करके अलग से विभाग बनाया गया जो सेना के सारे मैनेजमेंट को देख सके, और इस सैन्य विभाग को 6 समितियों में बांटा गया और हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये कौन-कौन सी समितियाँ हैं? जैसे कि सेना के 5 विभाग थे जो इसकी देखरेख करती थी। ये विभाग थे जैसे कि पैदल सैनिक, अश्वारोही, तीसरा हाथी, चौथा रथ और पाँचवाँ नौसेना। इस तरह से ये 5 विभाग थे सैन्य विभाग के अंतर्गत, और इसकी देखरेख करने वाले अधिकारी को कहलाता था अंतपाल। अब ये अंतपाल क्या होता था? ये सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक होता था अंतपाल। इंडिका किताब जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी उस दौर की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी सेना है। आज के हमारे देश की बात की जाए तो आज भी भारत में लगभग 13 लाख के आसपास कुल सेना ऐसे मानी जाती है, और तब भी आप उस दौर में देखें तो ये 6 लाख से ज़्यादा सेना है, लगभग 7 लाख के आसपास ये पूरी अगर सबको जोड़ लेंगे तो सेना बैठती है। जिसमें 6 लाख हैं पैदल, 50,000 हैं अश्वारोही, 9,000 हैं हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना। अब आज की जनसंख्या के अनुपात में आज भारत की जो सेना है और तब की जनसंख्या के अनुपात में तब अशोक के साम्राज्य में जो सेना थी, तो ये सैनिकों का बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आते हैं मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था पर। न्याय व्यवस्था इसका प्रधान सबसे ऊपर जो मुखिया होता था वो तो सम्राट ही होता था। यानी ये आज की तरह वाली व्यवस्था नहीं है, जैसे कि आज प्रशासन अलग व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था अलग है, जैसे कि विधायिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तब ऐसा नहीं था। तब जो राजा है वही न्याय व्यवस्था का सुप्रीम है, सबसे ऊपर सम्राट ही होता था। लेकिन निचले स्तर पर इन्होंने कुछ न्यायालय बनाए हुए थे जो कि ग्राम न्यायालय थे। अब इनमें कौन निर्णय देते थे? जो निर्णय देने वाले लोग थे वो थे ग्रामणी और ग्राम वृद्ध। एक तरह से कह सकते हैं गाँव के ही पंच और सरपंच एक तरह से इकट्ठा करके, और उनके बीच में ही जो भी मुद्दा है वो लाया जाता था और वो उसका फैसला देते थे। इसके ऊपर होते थे संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय, और सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट हो गया। और जो केंद्रीय न्यायालय है इसमें निर्णय कौन सुनाएगा? तो इसमें सबसे ऊपर जो है न्याय व्यवस्था में वो है सम्राट। फिर ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी कुछ न्यायालय भी थे जो 2 तरह के थे। कौन-कौन से थे वे? पहला था धर्मस्थरीय। ये न्यायालय क्या है? इनमें निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण जो 3 धर्मस्थ या व्यावहारिक और 3 अमात्य करते थे। ये धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय सुनाते थे। ये एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। आज भी 2 तरह की अदालतें होती हैं। एक होती है दीवानी और एक होती है फौजदारी। दीवानी अदालत जिसमें खास तौर से मुख्य रूप से जमीन जायदाद संबंधी मामले लाए जाते हैं। फौजदारी में झगड़ा फसाद, दंगा फसाद, इस तरह के जिसमें लड़ना झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है, वो मामले फौजदारी अदालत में लाए जाते हैं। तो जो धर्मस्थीय ये न्यायपालिका थी, ये दीवानी अदालत की तरह थी। इसमें चोरी, डकैती, डाके, लूट, इन सब के मामले जिन्हें साहस कहा गया है, ये भी धर्मस्थीय मामलों में ही लाए जाते थे। कुवचन यानी कि खराब बोलना, मानहानि, मारपीट के मामले, ये भी लाए जाते थे। इनको वाक परुस्त या फिर दंड पारुस्त कहा गया है। दूसरी अदालत जो इसमें थी वो थी कंटक शोधन। कंटक शोधन क्या है? ये मुख्य रूप से फौजदारी अदालत है। इसमें 3 प्रदेष्टि, 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य में विवादों का निपटारा करते हैं,
और यहाँ नगर न्यायाधीश को कहा जाता था व्यावहारिक महामात्र। ये जो इनके पदाधिकारियों के नाम हैं, इन पर कई बार सवाल आते हैं कि व्यावहारिक महामात्र किससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक न्याय व्यवस्था का एक अधिकारी है। जनपद न्यायाधीश को कहा जाता था रज्जुक। चाणक्य ने बताया है कि इसके मुख्य रूप से 4 अंग थे। कौन-कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब आइए नजर डालते हैं मौर्यकालीन समाज पर। कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने लिखी है पुस्तक इंडिका और अशोक के जो अभिलेख हैं, इनसे पता चलता है कि मौर्य काल में समाज कैसा था, आम जनता का जीवन कैसा था, किसानों का जीवन कैसा था, मजदूर या बाकी श्रमिक हैं उनका जीवन स्तर कैसा चल रहा था। तो इन सब की जानकारी के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। एक तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र, दूसरी उस समय जो राजदूत था इनके दरबार में, ये था मेगास्थनीज, उसकी लिखी हुई पुस्तक इंडिका, और तीसरी अशोक ने ही जो अपने स्तंभ लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं, चाहे स्तंभ पर हों, चाहे शिलालेख हों या बाकी जो भी हों, इन अभिलेखों से उस समय के जो समाज है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि उस समय समाज में क्या-क्या व्यवस्था थी। तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने बताया है कि समाज यहाँ 4 वर्णों में विभाजित था और वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित थे। अब किसके क्या-क्या व्यवसाय हैं ये बताए गए हैं। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियों का भी वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है, जैसे कि निषाद, फिर है पार्श्व, रथकार, शता, वैदेहक, सूत और चांडाल। इन कुछ जातियों का वर्णन किया है चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इन्होंने भी भारतीय समाज का वर्गीकरण किया और इन्होंने 7 जातियां बताई हैं। कौन-कौन सी? दार्शनिक, दूसरी किसान, तीसरी पशुपालक, चौथी शिकारी, 5वीं कारीगर, इन्हीं को शिल्पी कहा गया, फिर सैनिक, फिर इसके अलावा निरीक्षक। इसके अलावा कुछ अन्य बचते हैं तो वो होते हैं सभासद या अन्य शासक वर्ग। मैगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय इसके अंतर को भुलाकर केवल समाज का वर्गीकरण किया है। मौर्य काल में स्त्रियों की बात की जाए तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत की तरह उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा उन्नत थी, पर बाद के काल की अपेक्षा पहले से उनकी स्थिति ठीक थी। उन्हें पुनर्विवाह की और नियोग की अनुमति थी। मध्यकाल में, मौर्य काल के बाद जब मध्यकाल धीरे-धीरे आते हैं मध्यकाल तक, तब स्त्रियों की स्थिति खराब होती जाती है। प्राचीन भारत में जैसे-जैसे जाते हैं तो स्त्रियों की स्थिति पहले से ठीक होती है। मध्यकाल की तुलना में प्राचीन भारत में काफ़ी अच्छी है। और फिर मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में जो अभी चल रहा है, फिर से स्त्रियों की स्थिति जो है वो धीरे-धीरे सुधरने लगी, अच्छी होने लगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद जो अगला वंश है भारत में जिसने शासन किया प्राचीन भारत में, ये है शुंग वंश। शुंग वंश जिसकी स्थापना हुई 185 ईसा पूर्व में और ये स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये मौर्य वंश के ही राजा बृहद्रथ इसका एक सेनापति था, प्रधान सेनापति था। उसने उसे मार दिया और मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और अपने ही नाम पर वंश का नाम रखा, जो कहलाया शुंग वंश। अब इसने 151 ईसा पूर्व तक राज किया। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक राज नहीं किया, पर चूंकि मौर्य वंश के बाद एक राजा के बाद इन्होंने राज किया, इसलिए इनका भी नाम आता है। इन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। इनके राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया और संस्कृत व्याकरण कर्ता जो कि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, ये अश्वमेध यज्ञ के दौरान इसी पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। तो महर्षि पतंजलि किसके काल से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है। तो मौर्यकालीन ही है ये। अब मौर्य वंश में भी अगर बाद में जब मौर्य वंश समाप्त हो जाता है तो शुंग वंश में भी ये थे, उन्हीं के समकालीन थे। और जो शुंग राजा है पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में अश्वमेध यज्ञ के समय ये राजपुरोहित भी थे। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में कुछ और राजा भी हुए, जिससे कि उनके नाम है अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। और देवभूति को भी उसके अमात्य ने, अमात्य वही जो अधिकारी है, अमात्य जिसका नाम है वासुदेव, इसने 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से हटा दिया। यानी पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह से सिंहासन हासिल किया था, शुंग वंश का राज समाप्त भी उसी तरह से हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने भी किसी को गद्दी से हटाकर राज हड़प लिया। ऐसे ही बाद में उसके वंशजों के साथ भी यही हुआ। जो अंतिम यहाँ राजा है, उसको देवभूति को हटाकर उसका भी राज उसके अमात्य वासुदेव ने ले लिया। और ये बात है 73 ईसा पूर्व की। इसके बाद अगला वंश है प्राचीन भारत में जिसने शासन किया, ये है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश मुख्य रूप से दक्षिण भारत का एक राज्य है
ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ इसकी स्थापना हुई और इसका संस्थापक था सिमुक। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। और इसने स्थापना की लगभग 60 ईसा पूर्व में, सातवाहन वंश की नींव रखी। अब यह आंध्र और सातवाहन दोनों ही नामों से विख्यात है। यह है सातवाहन वंश। सिमुक का राज्यकाल जो कि 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि तब तक इसका राज्यकाल रहा। अब उसके बाद और क्या-क्या इसमें पड़ाव हुए, इसके बाद आया, सिमुक के बाद आया शातकर्णी प्रथम। इसने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का और ज़्यादा विस्तार किया। फिर शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया और उसने समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की। ये बात हो रही है अ, शातकर्णी प्रथम की। इसकी राजधानी थी गोदावरी नदी के पास ही प्रतिष्ठान, जिसको आधुनिक हम कहते हैं पैठन नगरी, ये इसकी राजधानी थी। शातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद शकों ने यहाँ आक्रमण किया और आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, शक्ति में ह्रास हुआ और महाराष्ट्र में शाक वंश इसका शासन आरंभ हुआ। इनको कहा गया पश्चिम के क्षत्रप, पश्चिम क्षेत्र में इनका शासन ज्यादा था। सातवाहन वंश का जो 23वां शासक था काफी प्रतापी हुआ। इसके नाम से ही ये वंश एक तरह से जाना जाता है। गौतमी पुत्र शातकर्णी काफी फेमस इस राज्य में है। इसने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर दिया और पुनः अपने वंश की शक्ति को वापस समृद्ध किया। एक तरह से कह सकते हैं, एक हुआ कि संस्थापक यानी कि स्थापना करने वाला, और एक होता है वास्तविक संस्थापक, यानी कि एक ने तो स्थापना कर दी पर वो उतने ताकतवर अपने साम्राज्य को नहीं बना पाया। फिर दूसरे ने आके अपने साम्राज्य विस्तार किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया और अपने शत्रुओं का दमन किया और उसके बाद अपने राज्य को बहुत ही प्रभावी रूप से स्थापित किया, तो वो कहलाया वास्तविक संस्थापक। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है, ये सातवाहन वंश का एक तरह से कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक है। फिर इसमें आगे क्या अपडेट हुआ कि वासिष्ठी पुत्र पुलवामी, इन्होंने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और रुद्रदामन ने उसे वह सारा भूभाग छीन लिया जो उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। और इस सातवाहन वंश के जो 27वें शासक हुए, जिनका नाम है यज्ञश्री, इन्होंने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को वापस जीता, पुनः अपने अधिकार में लाया और इससे वंश कीर्ति यानी कि अपने जो वंश का नाम है उसको फिर से थोड़ा स्थापित किया। यज्ञश्री ने, इसको भी शातकर्णी कहा गया, इसने भी कई सारी मुद्राएं चलाई, कुछ जलपोत भी उस पर अंकित हैं। इनसे क्या पता चलता है, जैसे कि यहाँ कुछ मुद्राएं भी दी गई हैं, ये सातवाहन काल के सिक्के हैं, जलपोत अंकित हैं, तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है उनका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था, क्योंकि समुद्र के जहाज बनाए गए हैं। अगर सिक्कों पे, राजा सिक्कों पर वही चीज बनवाएगा, उसी के ही फोटो बनवाएगा जो उस राज्य में उस दौर में प्रचलित होगा, जो उन्होंने देखा होगा। तो यहाँ अगर इस राज्य के जो सिक्के हैं, अगर उन पर समुद्र के जहाज, पानी के जहाज का आप अंकन देखते हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि उनका राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के जितने भी शासक हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैदिक यज्ञों, समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था, इन सब को स्थापित किया। विदेशी यवनों और शकों से ये संघर्ष करते रहे। इसके बाद इन्होंने बौद्ध और जैन विहारों को, उनको यानी कि आश्रय दिया, बौद्ध और जैन को, और उनके लिए विहार यानी कि आश्रय स्थल बनाए। इनके शासनकाल में ही वाणिज्य, व्यापार, कृषि और अन्य उद्योग, इन सबको काफी प्रोत्साहन मिला और इस दौर में चांदी, तांबे, सीसे, कांसे, इन सब की मुद्राओं का काफी प्रचलन था। इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की परंपरा शुरू की और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना यही कहलाता था अग्रहार। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि अग्रहारी या अग्रहार ये कौन है, तो ये क्या है, ब्राह्मणों को जो दान दी गई भूमि है वही अग्रहार कहलाते हैं। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में कई चैत्य और विहार बनवाए और इनमें कुछ एक प्रमुख हैं, जैसे कि कारले का चैत्य। इसके बारे में बताया गया है कि ये 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा, और जो कि वास्तुकला का काफी अच्छा उदाहरण माना जाता है। कारले का चैत्य किसने बनवाया, तो ये सातवाहन राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के बाद जो अगला प्रमुख वंश है प्राचीन भारत में, ये है गुप्त साम्राज्य, जिसका कार्यकाल यानी कि इनका साम्राज्य रहा लगभग 275 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं, 275 से 550 ईस्वी तक। उत्तर भारत में जब कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई और उसके बाद मध्य भारत का काफी बड़ा भूभाग ये शक और मुरंडों के शासन में आया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। फिर उसके बाद
यानी कि कुषाण और गुप्तों के बीच में भी कुछ समय ये शासन इधर-उधर ट्रांजिशन फेज में रहा, एक संक्रमणकालीन व्यवस्था चलती रही और उसके बाद 275 ईस्वी में ये गुप्त वंश अस्तित्व में आया। गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। तो अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त के बारे में कौन सी प्रशस्ति से पता चलता है, तो ये है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने बताया कि उनके दादाजी का नाम श्रीगुप्त है, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और उनका दादाजी नहीं, दादाजी से भी आगे परदादाजी, और उनके ही प्रपौत्र कौन है? श्रीगुप्त का ही प्रपौत्र, तो ये है समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ये गुप्त शासक हुआ और इसने महाराज की उपाधि धारण की। अब आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच के बाद इसमें और कौन कौन से प्रमुख शासक हैं? इसके बाद एक प्रमुख शासक आए चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल रहा 320 से 335 ईस्वी, जो कि घटोत्कच के बाद था। घटोत्कच का पुत्र ही था चंद्रगुप्त प्रथम और इसने गुप्त वंश का आगे नेतृत्व इन्होंने किया, यानी ये शासक बने और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने जिससे विवाह किया वो लिच्छवी राजकुमारी थी, जिसका नाम था कुमार देवी। तो लिच्छवी वंश की कन्या से विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में एक संवत चलाया, जो कि गुप्त संवत के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया समुद्रगुप्त को। अब ये जो समुद्रगुप्त है उसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का विस्तार करना और जो अपना राज्य बना है उस सबको आपस में एक रखना, यानी कि एकीकरण और दिग्विजय। ये समुद्रगुप्त को कई बार कहा जाता है भारत का नेपोलियन, जबकि कुछ लोग अब मानते हैं कि कहना चाहिए नेपोलियन को कहा जाना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त। लेकिन कहा जाता है ऐसा कि क्योंकि हम अपने आप को ऐसे मान के चलते हैं कि अंग्रेज सुपीरियर हैं या पश्चिमी लोग सुपीरियर रहे, तो उस कारण हम ऐसा बोल देते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी कारण, क्योंकि इसकी नीति ये थी ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का विस्तार किया जाए और उन सब को आपस में एक रखा जाए, यानी कि दिग्विजय और एकीकरण। यह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। इसके दरबारी कवि, जिनका नाम है हरिसेन, इन्होंने कहा कि सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है और ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं, लिखे गए हैं जिस पर अशोक का अभिलेख लिखा गया है। इसके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं इनको 5 समूहों में बांटा गया। ये 5 समूह कौन कौन से हैं? गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, इसके अलावा आटविक राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, साथ ही शक और कुषाण राज्य, ये सब इसके क्षेत्र में शामिल हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में ही आगे बताया गया है कि वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा। जैसे कि यूरोप में नेपोलियन कभी अपने युद्ध में नहीं हारा, ऐसे ही यहाँ बताया गया है समुद्रगुप्त भी कभी अपने युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक नौसेना भी थी, जिससे विदेशों के साथ उसने अपने संबंध सुदृढ़ रखे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। सिक्कों पर इन्होंने लिखवाया अश्वमेध पराक्रम। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस भारतीय शासक ने या गुप्त वंश के किस शासक के सिक्कों पर ये लिखा हुआ था अश्वमेध पराक्रम। तो एक किसके सिक्कों पर लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो सिक्के ढाले गए उन पर ये लिखा हुआ है। ललित कलाओं यानी कि फाइन आर्ट्स में भी काफी निपुण था, इसको कविराज कहा गया। संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति है वीणा बजाते हुए। यह सवाल आ चुका है कि वीणा बजाते हुए एक सिक्के पर आकृति अंकित है, कौन से गुप्त सम्राट की या कौन से सम्राट की? तो ये है समुद्रगुप्त। ये विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों को भी समान रूप से आदर देता था। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो प्रमुख राजा है गुप्त वंश का, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि सेकंड। इनका कार्यकाल रहा 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, उसका नाम देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। अलग अलग स्रोतों के आधार पर कहीं कहीं पाया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज, या इसी को कहा गया है देवगुप्त। इसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा बढ़ाया। यानी कि पहले राजाओं की एक नीति होती थी, जो उनका शत्रु है उनसे कुछ ना कुछ पारिवारिक संबंध स्थापित करते थे। या तो अपनी पुत्री की, अपनी बहन की शादी उधर कर देंगे, या उधर उनकी पुत्री या उनकी बहन की शादियां, ताकि जो उनकी दुश्मनी है धीरे धीरे आपसी संबंधों में, रिश्तों के संबंधों में बदल जाए। और इस तरह से दोनों राजाओं को फायदा होता था। दोनों में क्या होता था, अब एक दूसरे के आक्रमण का डर उनमें समाप्त हो जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी नीति को अपनाया। बाद में आगे चलकर अकबर ने भी इसी नीति को अपनाया कि अपने शत्रुओं के साथ आपसी संबंध स्थापित किए जाए, ताकि आसपास अपने जो सीमा पर
उनको कुछ तनाव महसूस होता हो कि आसपास अपना राज्य के बॉर्डर पर कोई ऐसी प्रभावशाली कोई दूसरी ताकत है, उनसे कुछ ना कुछ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यही किया। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती इसका विवाह कराया वाकाटक राजा रुद्रसेन से और उसके साथ उनके संबंध अब सामान्य हो गए। जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठा के और राज्य की वास्तविक शासक बन गई। तो इस तरह से वो राज्य भी कह सकते हैं कि आप चंद्रगुप्त का मित्र राज्य हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया और साथ के साथ शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। तो पूछा जाए कि कौन सा गुप्त शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ गुप्त वंश में भी 2 चंद्रगुप्त हैं। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त कुल 3 हैं। एक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो वो है जो मौर्य साम्राज्य वाला, अशोक के दादाजी। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोक। तो एक तो वो है। और यहाँ जो बात हो रही है गुप्त वंश में, एक है चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद जो शासक बना वो कहलाया कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इसका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र था कुमारगुप्त, ये शासक बना। कुमारगुप्त जिसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा में जो अब तो उसका पुनर्निर्माण हो चुका है वर्तमान संदर्भ में बात करें, लेकिन इसकी जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की, तो ये की थी कुमारगुप्त ने। इसका राज्य जो कि सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र जो आधुनिक गुजरात का क्षेत्र है, वहां से लेकर बंगाल तक, यानी आज के पूरब से पश्चिम तक ये फैला हुआ था। राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा और इसके बाद अगला जो राजा है गुप्त वंश का वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी बन गया। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है, वहां से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। कि ये सुदर्शन झील बनवाई तो गई थी मौर्यों के काल में, लेकिन उसका पुनरुद्धार हुआ गुप्तों के काल में। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात को भी बताया गया है कि सिंहासन पर जब ये बैठा तो स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात जो हूण थे उनसे जूझना पड़ा और स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित किया। अब देखते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। चूंकि गुप्त काल को कहा जाता है प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल, सबसे अच्छा काल कहा जाता है प्राचीन भारत का। अब वो मुख्य रूप से सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस काल में कौन कौन सी प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है और गुप्त सम्राट खुद वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों को प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था फायान। तो ये ध्यान रखना कि चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया, तो ये भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब उसने जो विवरण लिखे उनमें पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, अच्छी तरह से वेल अरेंज था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे, कर भार भी बहुत कम था, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया था, राजकाज की भाषा संस्कृत थी, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक को लिखा जैसे कि रघुवंशम जो कि कालिदास ने लिखे दोनों नाटक। इसके अलावा कुछ और नाटक जो कि शूद्रक ने लिखे जैसे कि मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो ये कई बार जो पुस्तकें हैं उनके भी रचयिता पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम दोनों हैं कालिदास के नाटक। ऐसे ही मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक का है, मुद्रा राक्षस ये किसका है, विशाख दत्त। ऐसे ही कोशकार अमर सिंह ये भी गुप्त काल में ही पैदा हुए थे। रामायण, महाभारत, मनु संहिता ये जो आज अपने वर्तमान रूप में दिखाई देती है ये गुप्त काल में ही लिखे गए हैं उस रूप में जैसा कि इनका स्वरूप आज है। गुप्त काल में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जैसे कि आर्यभट्ट, बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी गणित में, विज्ञान में, खगोल विज्ञान में बहुत सारे प्रयोग किए। ज्योतिष विज्ञान में भी इनका काफी बड़ा योगदान है। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। बाद में यही दशमलव प्रणाली जो अरब के लोग हैं अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची और तब जाके यूरोप को पता चला कि दशमलव प्रणाली भी कुछ होती है। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला इनके प्रमाण मिलते हैं झांसी और कानपुर के अवशेषों से, साथ ही अजंता की कुछ गुफाओं से और दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, साथ ही नालंदा में 80 फुट ऊंची जो बुद्ध की तांबे की मूर्ति है वहां से इन सब के प्रमाण मिलते हैं।
अब नजर डालते हैं गुप्तकालीन समाज पर कि इस दौर में समाज की क्या स्थिति थी। तो यहाँ भी समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जैसे कि मौर्यकालीन समाज जो है वो भी 4 वर्णों में विभक्त था। उसके अलावा कुछ हमने जातियां भी वहाँ बताई गई हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी कुछ जातियां बताई हैं। मैगस्थनीज ने इंडिका में भी 7 जातियों का वर्णन किया है। ऐसे ही यहाँ जो गुप्तकालीन समाज है ये 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। अब ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या माना गया? अध्ययन अध्यापन, यानी कि पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ दान, इन सब का काम जो था वो ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का कर्तव्य था राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र जो कि समाज के लिए सेवा प्रदाता माने गए थे। अब गुप्त काल में जातियों के विषय में बात करें तो जातियों में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। यानी अब ऐसा नहीं है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी को वही व्यवसाय करना है। अब उतना शिथिल ये, यानी कि उतना पहले की तरह स्ट्रिक्ट नहीं रहा। अब थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ने लगा। अब लोग अन्य व्यवसाय भी चुनने लगे अपनी जाति के बाहर जाकर भी। लेकिन फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। जो जिस परिवार में जन्म जिसने लिया है उसका वही वर्ण माना जाता था। स्त्रियों का भी ठीक ठाक स्थान था और धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई। स्त्री शिक्षा, इसका भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा इस समाज में नहीं थी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति पहले से अच्छी थी। और इस दौर में 8 प्रकार के विवाह माने गए। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। गुप्त काल में ही स्वयंवर की जो प्रथा थी वो विद्यमान थी, लेकिन कुछ ही समाज के कुछ ही वर्ग में विद्यमान थी। यहाँ गुप्त काल में कुछ जातियां जैसे कि मूर्धा, वशिष्ठ, फिर कर्ण, अम्बष्ट, पार्शव, ये आदि उग्र थी। काफी उग्र जातियां ये हैं। कुछ मिश्रित जातियां। इसके अलावा कायस्थ जो कि गुप्त काल में एक वर्ग था पर बाद में ये एक जाति बन गई। कायस्थ दरअसल इनका काम क्लर्क वाला होता था, जैसे कि लिखने का, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनकी कॉपी बनाने का। अभी तो जैसे आप फोटो स्टेट करवा के लाते हैं या जिसको आप सामान्यतः जेरोक्स बोल देते हैं, हालांकि वो एक मशीन का नाम है। पर ऐसे ही जैसे कि अब आपको किसी चीज़ की कॉपी बनानी होती है तो आपको फोटो स्टेट कराना होता है। पहले जो पुराने ग्रंथ हैं अगर उनकी कई कॉपी बनानी है, ऐसा तो है नहीं कि रामायण या महाभारत एक लिखती गई है तो इतने सारे ग्रंथ वो कैसे हुए। तो कायस्थ वही लोग होते थे अच्छे खासे जिनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होती थी। जो आज काम क्लर्क या लिपिक का है वो कायस्थों का काम होता था। यही उन ग्रंथों को दोबारा लिखते थे। ये इनका मुख्य काम था, लेकिन बाद में यही इनकी जाति मान ली गई। शुरुआत में ये कोई जाति नहीं थी, पर बाद में यही जाति मान ली गई। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का भी एक आदर्श चित्रण दिखता है। पुत्र के अभाव में जो पुरुष है उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का ही माना गया, यानी स्त्रियों का अधिकार इस काल में दिए गए हैं। तो ये समाप्त हुआ गुप्त वंश, जिसमें शुरुआत हमने की थी। सबसे पहले हमने देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम पढ़ें तो प्राचीन भारत के इतिहास में शुरुआत होती है महाजनपद कालीन से। अब इसमें पहले हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां देखी। फिर हमने कुछ जाना कि राजस्थान के भी कुछ प्रमुख जनपद हैं, जैसे कि जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, इनके बारे में हमने जाना। शूरसेन, फिर शिवी प्रदेश। फिर हमने मौर्य वंश के बारे में जाना और मौर्य काल की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना, फिर बिंदुसार। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ा सम्राट अशोक के बारे में। अशोक का धम्म क्या है, धम्म के लिए धम्म यात्रा क्या होती है, धम्म महामात्र क्या है, अनुसंधान किसको कहा गया, अभिलेख क्या है। मौर्य प्रशासन के बारे में हमने जाना। मौर्य प्रशासन में लास्ट में हमने नगर प्रशासन के बाद देखा था सैन्य प्रशासन। मौर्य वंश के बाद अगला जो हमने वंश देखा ये था शुंग वंश। शुंग के बाद हमने देखा सातवाहन। सातवाहन के बाद हमने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य। यानी अभी तक हमने प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य तक कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में शासन किस तरह से आगे बढ़ता है, ये हम पढ़ेंगे अब अगले पार्ट में। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.